Hello students, as you already know we have started the chapters of class 11th chemistry, that is some basic concepts of chemistry, and this one is the part second, and in this part we will discuss about the laws of chemical combination. Laws of chemical combination. As in my previous video, I have already told केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले मैटर्स के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं. दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज केमिस्ट्री. तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स किस तरीके से कंबाइन होते हैं, उनके कुछ बेसिक लॉज हैं. तो इस वीडियो में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो ऑल आर अवेयर अबाउट द टू लॉज. दो लॉज हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट इन दिस क्लास वी विल डिस्कस 5 लॉज. तो इस वीडियो में इस क्लास में हम 5 लॉज के बारे में पढ़ेंगे, 5 डिफरेंट लॉज. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट और इसी को डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट वन इज गे-ल्यूसेक्स लॉ. And next one is Avogadro's law. तो इन 5 लॉज को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से. तो जैसा कि हम सभी को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे बोलता है, and this law was given by Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier. And Lavoisier is known as father of chemistry. और Lavoisier को ही father of chemistry बोलते हैं. और according to law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed during any chemical reaction. During any chemical reaction. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इसका मतलब क्या है, जितना मास रिएक्शन से पहले होगा. लाइक वी हैव कंसीडर्ड वन रिएक्शन, A plus B gives C plus D. Here A and B are reactant. तो A और B रिएक्टेंट है, जबकि C और D प्रोडक्ट है. तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा. इसका मतलब है ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट टुडे वी नोज द ड्रॉबैक. हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन है, दैट इज E is equals to mc स्क्वायर. कुछ जो मास होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कुछ जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज द ड्रॉबैक. बट एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, रिएक्शन से पहले जितना मास होगा रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. And this law was given by Anthony Lavoisier, and he is also known as the father of chemistry. Now we can explain it with the help of example. Like कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है and forms कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमें वेरीफाई करना है कि दिस इक्वेशन वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इसको वेरीफाई करने के लिए वी नोज द मास ऑफ कार्बन
कार्बन इज 12 ग्राम। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास 16 होता है, हियर द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द रिएक्टेंट मास इज 44 ग्राम। अगर यहीं पे हम CO2 का मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन अगेन 12, ऑक्सीजन का 32, अगेन इट विल गिव 44 ग्राम। तो हमें दिख रहा है रिएक्टेंट का मास किसके बराबर है, प्रोडक्ट के मास के बराबर। तो इट वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है मास ऑफ रिएक्टेंट इसके इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के। नाउ नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट और डेफिनिट बोथ आर सेम, कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। And this law was given by Joseph Proust. And this law was given by Joseph Proust. तो इस लॉ को जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। अब इसने हमें बताया कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं। तो ये बोलता है, पहले एक बार डेफिनेशन देखना फिर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जांपल की हेल्प से। इन अ केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स are always present in fixed ratio by mass। तो हमसे बोलता है ये क्वेश्चन डेफिनेशन समझने की कोशिश करना है। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। फॉर एग्जांपल let us I will try to explain it with the help of example। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की तो वाटर जो मिलकर बना है दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं तब जाकर कंपाउंड बना है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो वाटर में एलिमेंट्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये वाटर का फॉर्मेशन कब करेंगे, व्हेन दे कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ 1:8। 1:8 कहने का मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, देन इट विल फॉर्म वाटर। तभी क्या बनाएगा, वाटर। 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल फॉर्म वाटर। अगर फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा एंड इट बिकम 16। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 16। तो ये होता है हमेशा जब भी एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे तो ये कंबाइन होंगे फिक्स्ड रेशियो में। अब हम बात कर रहे हैं पानी। अब हमें पानी कहां से मिल सकता है, वाटर, सी वाटर हो सकता है वो, इवन इट कैन बी रेन वाटर हो सकता है, इट कैन बी मिनरल वाटर, इट कैन बी टैप वाटर। तो ये सारे वेरियस सोर्सेस है जहां से हमें वाटर मिल सकता है। पर वाटर इट मींस फॉर्मूला इज अगेन H2O, चाहे कोई भी पानी हो, रेन वाटर हो, मिनरल वाटर हो, सी वाटर हो, वाटर इज H2O। अब H2O मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है 1:8 में। तो इसका मतलब हमारे पास यहां से निकल कर आता है कि जो वाटर है वो किसी कहीं का भी पानी हो, इसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो वो किस रेशियो में कंबाइन होंगे, 1:8 में। तो कंपाउंड कहां से ऑब्टेन हो रहा है डजंट मैटर, जो रेशियो प्रेजेंट होगा उनका वो क्या रहेगा, सेम। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है, किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय mass and it does not depend on the source from where they get। सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे कि पानी कहां से आ रहे हैं। पानी सी वाटर हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है, मिनरल वाटर हो सकता है, टैप वाटर हो सकता है, रिवर वाटर हो सकता है, डजंट मैटर कि पानी कहां से आ रहा है। अगर वो वाटर है तो इट मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइंस इन द रेशियो 1:8।
A. Now moving ahead, next law is law of multiple proportion. Next is law of multiple proportion. अब this law is given by John Dalton in 1808 में. तो law of multiple proportion was given by John Dalton in 1808. अब जॉन डाल्टन ने क्या बोला, हमने बोला आगे कंपाउंड्स बनेंगे तो दे विल कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास. अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन कंबाइन होंगे फिक्स्ड रेशियो में, बट कंपाउंड्स एक नहीं बनेंगे. कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे, तभी यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है मल्टीपल, बहुत सारे, दैट इज मल्टीपल. तो डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ से, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then the different masses of one element combines with the fixed mass of other element bears a simple whole number ratio. Definition again I am repeating. जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और बनाएंगे मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो डिफरेंट मासेस होगा, एक एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा और एक एलिमेंट का मास दैट इज फिक्स्ड. जो दो डिफरेंट मासेस है ये आपस में बियर करेंगे सिंपल रेशियो. लेट अस एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लाइक कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर बना सकते हैं CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. दो एलिमेंट्स हैं, डेफिनेशन देखना, दो एलिमेंट्स हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा, मतलब दो तीन कितने भी बना सकते हैं. तो कार्बन, हियर वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड भी. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कार्बन का मास इज फिक्स्ड. कार्बन रिएक्ट हो रहा है 12 ग्राम, तो एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा. और बाकी जो दूसरा एलिमेंट है इसका मास वेरी कर रहा है, हियर 32 ग्राम एंड हियर ऑक्सीजन इज 16 ग्राम. तो जो ये दो डिफरेंट मासेस हैं ये आपस में सिंपल रेशियो बनाएंगे. 32 रेशियो 16, दैट इज 2:1. तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, मोर देन वन कंपाउंड बनाएंगे, तो एक एलिमेंट का क्या बोला, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास डिफरेंट है, कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, और ये आपस में बियर कर रहे हैं सिंपल होल नंबर रेशियो. एक तो फिक्स्ड है, फिक्स को रहने दिया, जो जिसका मास वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, डिफरेंट है, वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएंगे, दैट इज 2:1. वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बना सकता है वाटर H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर बनाते हैं H2O2, एंड दिस कंपाउंड इज हाइड्रोजन peroxide.
ऑक्साइड, H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास फिक्स है, हियर हाइड्रोजन इज 2 ग्राम एंड हियर आल्सो 2 ग्राम। बट किसका मास वेरी कर रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास यहाँ पर है 16 ग्राम और यहाँ ऑक्सीजन का मास है दैट इज 32 ग्राम। एंड इफ वी कैलकुलेट द रेशियो देन वी अगेन गेट 1:2 which is simple whole number ratio, that is simple whole number ratio. So when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element combines with the fixed mass of other element bears a simple whole number ratio. That is and I will explain it with the help of example also. Now next law is बिफोर मूविंग अहेड या बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लॉ, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक और लॉ है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी एंड दैट लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, actually this law is not mentioned in NCERT, but it is necessary to understand what is this law. Law of reciprocal proportion. Multiple proportion में we have talked about only two elements. हमने बात करी सिर्फ दो एलिमेंट्स की। वो दो एलिमेंट्स में से एक का मास फिक्स है और एक का मास वेरी कर रहा है। अगर हम जो जिसका मास वेरी कर रहा है उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। अब हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखना, व्हेन टू एलिमेंट्स combines separately, when two elements combine separately with the fixed mass of third element, then the ratio of masses of different elements bears the simple whole number ratio to the ratio in which they do ratio to the ratio in which they combine separately. थोड़ा सा डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे वहां पर हमने बात करी थी मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में डिफरेंस है। अगर आपको कहीं पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज हो रहा है या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने बात करी थी सिर्फ दो एलिमेंट्स ही आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तीसरे एलिमेंट के साथ, कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तीसरे का मास फिक्स्ड है, वो आपस में बियर करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो। और किसके साथ बोल रहा है? वो जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनके साथ। जैसे एग्जांपल हमने कार्बन और सल्फर ले लिया एंड थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। दो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो दैट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री एलिमेंट्स, तो तीन एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो हमने बोला कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होगा तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अगर सल्फर रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑक्सीजन का मास दोनों में फिक्स है। तो हमने बोला टू एलिमेंट्स
कंबाइंड सेपरेटली, ये दो एलिमेंट्स अलग अलग, ये एलिमेंट भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और ये एलिमेंट भी थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, और थर्ड एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स। तो ऑक्सीजन का मास यहाँ O2 और यहाँ भी O2, दैट इट मींस ऑक्सीजन का मास यहाँ भी 32 है और ऑक्सीजन का मास यहाँ भी 32 है। नाउ यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मास, कार्बन इनका रेशियो कैलकुलेट करें तो 12:32, और सल्फर का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 32:32। अब हम बोल रहे हैं जो मासेस वेरी कर रहे हैं, इनका जो दो एलिमेंट्स हैं इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 12:32, इट मींस 3:8। ये आ गया हमारे पास 3:8। अब हम बात कर रहे हैं कि कार्बन रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ एंड फॉर्म्स CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बनाएगा ये, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन का रेशियो, कार्बन और सल्फर का रेशियो कंपेयर करें तो दैट इज 12:64। अगेन इफ वी कैलकुलेट दिस इज 3:16। तो हमने बोला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे डेफिनेशन देखना, दैट द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये जो मासेस हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो मासेस हैं, ये आपस में जब कंबाइन होंगे, कंबाइन सेपरेटली, तो इनका जो होल नंबर, जो रेशियो होगा दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। सबसे सिंपल कार्बन और सल्फर दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए, ये फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम यहाँ से इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमने किसका रेशियो कैलकुलेट कर दिया, कार्बन और सल्फर का, तो कार्बन और सल्फर का रेशियो आ गया यहाँ से 3:8। अब जो हमने रेशियो कैलकुलेट करना है वो आपस में, ये दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये रेशियो हमारे पास निकल कर आ गया 3:8। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों रेशियोज की, C और CS2 की, तो दैट इज 3/8/3/16, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 16/8 एंड 2:1। तो दिस बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। पहले ये दो एलिमेंट्स का रेशियो कैलकुलेट करना है जब ये फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमने ये रेशियो निकाला दैट इज 3:8। अब जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो। अब हम बोल रहे हैं कि ये दोनों जो रेशियो होंगे वो एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएंगे, एंड दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ नेक्स्ट लॉ इज गेल-ल्यूसैक्स लॉ। Next law is Gay-Lussac's law. अब बोल रहे हैं Gay-Lussac's लॉ, इस लॉ में हम एक्चुअली बात करेंगे गैसेस की। तो हम बोल रहे हैं, अगर क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट भी गैसेस हैं और प्रोडक्ट भी गैसेस हैं, तो वो आपस में बियर करेंगी सिंपल होल नंबर रेशियो। व्हेन, डेफिनेशन निकल कर आ रही है इसके पास हमारे पास, व्हेन gases react with each other, then they do so in volume. They do so in volumes and bears a simple whole number ratio. Simple whole number ratio with each other or to the product if gaseous. So this is the law of, दिस इज द गेल-ल्यूसैक्स लॉ। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पर, अभी तक हमने मासेस की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं अगर
गैसेस होंगी, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी गैसेस होंगी, तो तब जो सिंपल होल नंबर रेशियो बनता है दैट इज वी विल डिस्कस अबाउट दैट वॉल्यूम्स। तब वो सिंपल होल नंबर रेशियो किसके साथ बनता है, वॉल्यूम के साथ। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर देन दे डू सो इन वॉल्यूम, तब वो किसके साथ करते हैं, अभी तक मासेस की बात कर रहे थे, अब गेल-यूसेक लॉ में हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम्स की, क्योंकि इनमें हम बात करते हैं गैसेस की। तो दे डू सो इन वॉल्यूम्स, और ये बियर करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। रिएक्टेंट में अगर गैसेस हैं तो वो आपस में भी सिंपल होल नंबर बनाएंगी, और प्रोडक्ट में भी अगर गैसेस हैं तब भी वो सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएंगी। फॉर एग्जांपल H2 that is hydrogen which is gaseous reacts with chlorine which is also gaseous in gaseous state forms HCl and HCl is also gas। तो अगर यहाँ पर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे इसका, बैलेंस कर लो इसको, तो यहाँ पे 1 मोल ले रखा है, 1 वॉल्यूम इसका हो गया एंड 2 वॉल्यूम, तो जो रेशियो अगर हमने बोल दिया तो दैट इज 1:2। तो क्या बोल रहा है, अगर रिएक्टेंट में भी गैसेस है, प्रोडक्ट में भी गैसेस है, तो उनका जो वॉल्यूम है वो बियर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज गेल-यूसेक्स लॉ। नेक्स्ट दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, that is Avogadro's law। बहुत सिंपल है Avogadro's law। अब Avogadro's law हमसे क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि अगर हम टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कंडीशन की बात करें, जैसे फिजिकल कंडीशन हो गई हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, इनको अगर हम कांस्टेंट कर देंगे, समझने की कोशिश करना क्या बोल रही हो, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट कर देंगे और गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेंगे, तो देन इट विल कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ molecules, then it will contain the equal number of molecules, equal volumes of gases contain equal number of molecules। बस कुछ नहीं समझना, सिर्फ हमने ये बोला कि फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट कर देंगे, तो तब बोल रहा है कि जो अगर हम गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो इट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया एक कंटेनर में हमने ले रखी है ऑक्सीजन गैस एंड इट्स वॉल्यूम इज 100 ml, इसका वॉल्यूम है 100 ml, और मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन अनदर कंटेनर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। कंडीशन बोल रहे हैं कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और हम गैसेस का क्या लेंगे, इक्वल वॉल्यूम, देन इट विल कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन अनदर बीकर वी हैव टेकन द हाइड्रोजन गैस एंड इट्स वॉल्यूम इज अगेन 100 ml, इसका वॉल्यूम भी 100 ml है। दोनों केसेस में टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हमसे बोलेगा इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो देन वी विल गिव द आंसर दैट इज x मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने बोला कि इक्वल वॉल्यूम, गैसेस का जो इक्वल वॉल्यूम है कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ऑक्सीजन का भी हमने 100 ml लिया, हाइड्रोजन का भी 100 ml, मींस वॉल्यूम क्या है इसका इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम है। ऑक्सीजन के हमें पता है x मॉलिक्यूल है, तो इसका मींस हाइड्रोजन के भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ थैंक यू सो मच।